गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम इक्विसिटम के बीजाणुओं का अंकुरण तथा युग्मकोद्भिद का विकास, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, इक्विसिटम का बीजाणुद्भिद पादप द्विगुणित होता है और बीजाणुद्भिद पादप बीजाणु निर्माण की प्रोसेस के द्वारा जनन करता है। बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा इक्विसिटम में अगुणित बीजाणु बनते हैं और वो अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद पीढ़ी को जन्म देते हैं। देखिए, इक्विसिटम के बीजाणु मिट्टी में गिरने के तुरंत बाद अंकुरित हो जाते हैं। ये प्राय अल्पकालिक शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, अतः यदि इनका अंकुरण तुरंत नहीं हो पाता है तो इनकी जीवन क्षमता समाप्त हो जाती है। होके नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इक्विसिटम के बीजाणुओं की श्वसन दर बहुत उच्च होती है और उच्च श्वसन दर के कारण इनकी जीवन क्षमता बहुत अल्प होती है। जैसे ही उपयुक्त अधोस्तर या सबस्ट्रेट इनको मिलता है, सबस्ट्रेट मिलते ही बीजाणु का अंकुरण शुरू हो जाता है। अर्थात उपयुक्त सबस्ट्रेट या अधोस्तर मिलने पर बीजाणुओं का अंकुरण इनके परिकीर्णन के लगभग 10 से 12 घंटे के भीतर ही शुरू हो जाता है। देखिए, जब बीजाणु का अंकुरण होता है तो सर्वप्रथम बीजाणु में विभाजन होता है और विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती है। डायग्राम ए में देखिए, इक्विसिटम के बीजाणु का डायग्राम दिया गया है, जिसमें इसमें ये वाली जो संरचनाएं हैं वो स्केलेटर्स है और ये है बीजाणु। बीजाणु के अंकुरण के दौरान एक असमान विभाजन होता है, अर्थात इस प्रकार से विभाजन होता है कि 2 असमान आकार की कोशिकाएं बनती है। देखिए, डायग्राम बी जिसमें इक्विसिटम का बीजाणु है, ये बीजाणु का आवरण है। जब प्रथम विभाजन होता है तो 2 असमान कोशिकाएं बनती है। ये कोशिका बड़ी है और ये कोशिका छोटी है। नीचे जो कोशिका है वो छोटी है। छोटी जो कोशिका होती है वो राइजोइड सेल मूलाभास कोशिका कहलाती है। विभाजन से बनने वाली दोनों कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका दोनों ही क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात राइजोइड सेल का क्लोरोप्लास्ट लुप्त हो जाता है और राइजोइड सेल इक्विसिटम के राइजोइड या मूलाभास का निर्माण करती है। बड़ी जो संतति कोशिका बनती है वो विभाजित होकर हरा प्रोथेलस बनाती है। जैसा कि आप सभी जानते हो, युग्मकोद्भिद पीढ़ी का पादप प्रोथेलस कहलाता है। तो यहाँ जो विभाजन के परिणाम स्वरूप बड़ी कोशिका बन रही है वो प्रोथेलस का निर्माण करती है। प्रोथेलस का आकार, आमाप, ये सब वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है। देखिए, यदि अनेक बीजाणु एक ही स्थान पर अंकुरित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रोथेलस प्राय तंतुवत फिलामेंटस बनता है और इस फिलामेंटस प्रोथेलस के दूरस्थ छोरों पर अनेक कमजोर शाखाएं विकसित होती है। परंतु यदि बीजाणु दूर दूर अंकुरित होते हैं तो प्रोथेलस अपेक्षाकृत मोटा और गद्दीदार बनता है। इस प्रोथेलस के आधारीय रंगहीन कोशिकाओं से अनेक एक कोशिकीय मूलाभास विकसित होते हैं। एफ वाला डायग्राम आप देखिए, प्रोथेलस का डायग्राम है
और प्रोथेलस में नीचे की ओर मूलाभास विकसित हो रहे हैं। तो यहाँ पे मूलाभास है वो एक कोशिकीय होते हैं और इन मूलाभासों की सहायता से प्रोथेलस अधोस्तर या सबस्ट्रेट के ऊपर संलग्न रहता है। प्रोथेलस के ऊपरी भाग की कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है और ऊपरी भाग के जो उपांत या मार्जिन्स होती है उसकी कोशिकाएं मेरिस्टेमी होती है, यानी विभुजोतकी होती है और इन विभुजोतकी कोशिकाओं से अनेक उदग्र हरी पालियां वर्टिकल एंड ग्रीन लॉब्स विकसित होती है। देखिए आप डायग्राम में ये वर्टिकल ग्रीन लॉब्स यहाँ पे बन रही है। अब देखते हैं अपन कि इक्विसिटम का जो प्रोथेलस बनता है वो एक लिंगाश्री होता है या उभय लिंगाश्री होता है। कश्यप नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इक्विसिटम डिबाइल नामक जाति के युग्मकोद्भिद की यदि अपन बात करें तो उन्होंने बताया कि यदि किसी स्थान पर अनेक बीजाणु सघन रूप से अंकुरित होते हैं तो उनसे विकसित होने वाले प्रोथेलस छोटे होते हैं तथा उन प्रोथेलस पर केवल या तो नर जननांग बनता है या फिर केवल स्त्री जननांग बनता है। इसके विपरीत यदि बीजाणु विरल या दूर दूर अंकुरित होते हैं तो उनसे बनने वाला प्रोथेलस प्राय बड़ा होता है और इस प्रकार के प्रोथेलस पर सबसे पहले स्त्री धानियाँ या आर्किगोनिया विकसित होती है और कुछ समय बाद पुंधानिया या एंथ्रिडिया विकसित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि इक्विसिटम डिबाइल नामक जाति में प्रोथेलस की जो लैंगिकता है यानी सेक्स ऑफ प्रोथेलस है वो बीजाणुओं के विरल अथवा सघन अंकुरण पर निर्भर करता है। इसके साथ ही वोकर नामक वैज्ञानिक ने इक्विसिटम लेविगेटम नामक जाति पर अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि इक्विसिटम लेविगेटम है वो उभय लिंगाश्री जाति है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इक्विसिटम आर्वेंस का जो प्रोथेलस है उसमें भी नर और स्त्री जननांग दोनों पाए जाते हैं, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में इनमें से केवल एक ही जननांग यानी नर अथवा स्त्री जननांग विकसित हो पाता है। मतलब अनुकूल परिस्थितियों में दोनों जननांग पाए जाते हैं, लेकिन यदि परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो प्रोथेलस पर या तो नर जननांग बनेगा या स्त्री जननांग बनेगा। इससे स्पष्ट होता है कि इक्विसिटम एक उभय लिंगाश्री वंश है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें एक लिंगता विकसित हो जाती है। बीजाणु के अंकुरण से किस प्रकार प्रोथेलस या युग्मकोद्भिद पादप का विकास होता है इसके बारे में एक बार अपन थोड़ा सा फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए डायग्राम ए में इक्विसिटम का बीजाणु दिया हुआ है। ये इसमें जो पट्टियाँ सी दिख रही है वो इसके 4 रिलेटर्स है जिसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये इसका बीजाणु है। अंकुरण के समय सबसे पहले बीजाणु को जो बीजाणु आवरण है वो इससे अलग हो जाता है और बीजाणु जो है वो क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है। सबसे पहले बीजाणु में एक असमान विभाजन होता है या फिर इस प्रकार का विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 2 असमान आकार की कोशिकाएं बनती है। देखो ये एक बड़ी कोशिका है और दूसरी है छोटी कोशिका। जो छोटी कोशिका है वो राइजोइड सेल कहलाती है या मूलाभास कोशिका कहलाती है और मूलाभास कोशिका से ही मूलाभास या राइजोइड का निर्माण होता है। ये देखो मूलाभास कोशिका से ही राइजोइड का निर्माण हो रहा है। दूसरी जो बड़ी कोशिका है वो कोशिका पूरे प्रोथेलस का निर्माण करती है। यहाँ पे देखो एक पूरा प्रोथेलस एफ वाले डायग्राम में इक्विसिटम का दिखाया हुआ है। देखिए शुरुआत में दोनों कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात राइजोइड कोशिका से या राइजोइड सेल से क्लोरोप्लास्ट लुप्त हो जाता है। अब यदि अपन देखें कि इक्विसिटम के प्रोथेलस का आकार कैसा होगा
तो इक्विसिटम के प्रोथेलस का आकार और आमाप है वो वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है। यदि अनेक बीजाणु एक ही स्थान पर अंकुरित होते हैं तो प्रोथेलस प्राय तंतुवत होता है और इस तंतुवत प्रोथेलस के दूरस्थ छोर पर अनेक कमजोर शाखाएं विकसित होती है। परंतु यदि इसके बीजाणु विरल रूप से या दूर दूर अंकुरित होते हैं तो प्रोथेलस अपेक्षाकृत मोटा और गद्दीदार होता है। एफ डायग्राम में एक मोटा और गद्दीदार प्रोथेलस आप देख सकते हैं। इस गद्दीदार प्रोथेलस के आधारीय भाग की जो रंगहीन कोशिकाएं होती है उनसे अनेक एक कोशिकीय मूलाभास विकसित होते हैं। नीचे की ओर एक कोशिकीय मूलाभास आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आधारीय भाग की जो रंगहीन कलरलेस जो सेल होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है उन कोशिकाओं से मूलाभास विकसित होते हैं। और प्रोथेलस के ऊपरी भाग की जो कोशिकाएं हैं वो क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। ऊपर जो कोशिकाएं हैं वो सारी क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। और ऊपरी भाग के जो उपांत या मार्जिन्स की जो सेल्स है वो मेरिस्टेमी होती है और इन मेरिस्टेमी सेल्स से अनेक उदग्र और हरी पालियाँ विकसित होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो हरी पालियाँ विकसित हो रही है जो दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विसिटम के प्रोथेलस पर जननांगों का विकास यानी स्त्रीधानी आर्किगोनिया और पुंधानी एंथ्रिडिया का विकास किस प्रकार होता है। थैंक यू।